अभी पढ़ाई करने वाले भैया बहन सोच रहे होंगे कि ठीक है, आप गौ माता की कथा बता रहे हो, लेकिन हम में और गाय माता में क्या रिश्ता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड द स्टूडेंट? बट द वेरी स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड द एजुकेशन। पढ़ाई करने वाले बच्चों और गौ माता जी के बीच बहुत विशेष रिश्ता होता है। देखो बच्चों, पढ़ाने वाले सर मैडम बहुत ज्यादा अच्छे, इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास ये दो चीजें नहीं हो तो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। पहली चीज है आलस्य रहित शरीर, और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। अच्छी तरह से सुन लो, पहली चीज है आलस्य रहित शरीर और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोलो, आलसी बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? और मंद बुद्धि वाला बच्चा भी कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? फिर आलस और मंद बुद्धि कहां से आती है? भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे क्षेत्र में भैंसे हो गई ज्यादा, गाय माताएं हो गई कम। एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट कहती है हिंदुस्तान में भैंसे है 17 करोड़। भारत सरकार के पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़े में बता रही है, हिंदुस्तान में भैंसे 17 करोड़, जर्सिया है लगभग 7 से 8 करोड़, और गाय माताएं बची है कुल 3 से 4 करोड़। हम ज्यादातर किसका दूध पी रहे हैं? तो शरीर और बुद्धि पर भैंस का असर तो आएगा ही आएगा। भाई आलस्य रहित शरीर की बात करें, सुभाषितानी में लिखा है, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख की प्राप्ति नहीं होती और मंद बुद्धि व्यक्ति को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, आती है भैंस के दूध से। अब आलस्य रहित शरीर की बात करें तो मेरे भाई बहनों, आप कभी भी देखना, भैंस जो होती है ना, वो खा पी करके चारों पैरों को चौड़ा करके पड़ी रहती है और बैठे बैठे ही यूरिन, पेशाब, मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नाना धोना, वॉशिंग, बाथिंग सब कुछ निपट लेती है। और गाय माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर पूंछ समेट के ही मूत्र त्याग करती है। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है, तो ऐसे आलसी भैंसों का दूध हमारे बच्चे पिएंगे तो बोलो आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप कभी भी देखना, भैंस का जो पाड़ा होता है ना, भैंस का दूध पीने के बाद एक कोने में पड़ा पड़ा ऊँगता है, सुस्ताता है, नींद निकालता है, मरोड़े खाता है। जर्सी का बच्चा जर्सी का दूध पीने के बाद पूरे बाड़े में मुंह लटका के घूमता है, और गाय माता का बछड़ा जैसे गाय माता का दूध पीता है तुरंत पूंछ उठा के पूरे बाड़े में उछल कूद करता है, दौड़ लगाता है, धमाचौकड़ी मचाता है, पकड़ने जाओ तो हाथ में भी नहीं आता है। तो स्फूर्ति किसके दूध में हुई? गाय माता के दूध में। आपके घर में 3 भैया बहन हो, एक भैया को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाओ, एक भैया को 6 महीने तक जर्सी का दूध पिलाओ, एक भैया को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ। जिसने गौ माता का दूध पिया वो सुबह 5 बजे बिना आवाज लगाए उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला 7 बजे तक 7 आवाज लगा के उठेगा, और भैंस का दूध पीने वाला 9 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़े खाएगा। फिर माता बहने गाली भी निकालते, छोरा उठ जाएगा, पाड़े जैसा पड़ा है। तो दूध भैंस का पिया तो पाड़े जैसा पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करते तेज बुद्धि की। हमारे हिंदी में एक मुहावरा चलता है, अक्ल बढ़िया भैंस। वैसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे भैंस के विरुद्ध में बने। काम करते करते बिगड़ गया तो गई भैंस। किसी को खूब समझाओ फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा? कोई बिल्कुल अनपढ़ हो तो काला अक्षर, और कोई आदमी बिल्कुल दबंग हो पूरे गांव में खुद की चलाता हो तो जिसकी लाठी उसकी, और कोई औरत खा के बिल्कुल मोटी बनती जा रही हो तो क्या भैंस जैसी, और कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंसियर हो, सबकी बात मानता हो तो कहते हैं तो राम जी की गाय है। तो इसी कड़ी का मुहावरा है, अक्ल बढ़िया कि भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। कुछ लोग सुबह सुबह गौ माता जी का दूध निकाल के उनको रास्ते पर सुना छोड़ देते हैं। गाय माता दिन भर कहीं भी घूमती, लेकिन शाम को दूध देने का समय होते ही आ जाती है ना। भैंस को तो टोकरा
भर के लड्डू जिमा दो, दूसरे दिन दर्शन देने भी नहीं आती है। एक गौशाला में 10-10 हजार गौ माता एक साथ बनती है। किसी भी बछड़े को खोलो सीधा माँ के पास जाता और दूध पीता है, लेकिन एक बाड़े में 10 भैंसें भी एक साथ बंधी हो, किसी पाड़े को खोलना, पाड़ा तो पहले 7 भैंसों की लात खाता है तब जाके अपने माँ के पास जाता है। तो जिस पाड़े को दूध पिलाने वाली अपनी माँ ही याद नहीं रहती, तो ऐसे भैंसों का दूध पी करके हमारे बच्चे कुछ याद रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। मेरे भाई बहनों, ये तो हो गई समझाने की बात, लेकिन आप में से कितने बच्चों को अच्छी वाली नौकरी करनी, जरा हाथ ऊपर करना। तो आप किस स्थानिक भाषा में ही जवाब दीजिए। अपने यहाँ पर गौ माता का बछड़ा जब छोटा होता तो क्या कहते हैं उसको? क्या बोलते? बछड़ा। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर केरड़ा, और थोड़ा बड़ा हो जाए फिर क्या बोलते? और थोड़ा बड़ा हो जाए बैल, सांड। पहले वो बछड़ा था, फिर केरड़ा बना, फिर बैल बना, सांड बना। उसकी उन्नति भी कितनी बार हुई? 3-4 बार हुई। 3-4 स्टेप प्रोग्रेस। और भैंस का बड़ा जब छोटा होता तो क्या कहते हैं उसको? पाडो। बड़ो हो जाए फिर पाडो, जवान हो जाए फिर बूढ़ो हो जाए फिर मर जावे फिर पाड़ा। यानी पाड़ा 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 ही रहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। देखो मेरे भाई बहनों, ये नाम हमने और आपने तो रखे ही नहीं, हमारे पूर्वज रख के गए। सांकेतिक भाषा में इशारा किया, जो गौ माता जी का दूध पिएगा वो बछड़ा, केरड़ा और सांड बन के उन्नति करेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पाड़ा 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 ही रह जाएगा। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? गौ माता का पीना चाहिए। तो गौ माता जी के दूध का रंग कौन सा होता है बताइए? गौ माता जी के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। देखो मेरे भाई बहनों, जो चारा भैंसों को खिलाया जाता है वही चारा गौ माताओं को खिलाते हैं ना? कोई अलग से खिलाते हैं क्या? या हल्दी वाला दूध पिलाते हैं क्या? या अलग से कोई स्प्रे करके खिलाते हैं? नहीं। लेकिन गाय माता के दूध में ये पीलापन कहां से आता है? थोड़ा शांति से बैठ जाओ आप लोग। मेरे भाई बहनों, देसी गाय माता के पीठ पर रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सने सने एक नाड़ी चलती जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। वह सूर्य नारायण भगवान से स्वर्ण तत्व को खींचती है, दूध तक भेजती है। वह कैरोटीन नामक तत्व प्रकट होता है। यही लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल सुवर्ण क्षार है, जो बच्चों के शरीर में खून, इम्यूनिटी पावर और बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए पढ़ाई करने वाले बच्चों को गौ माता जी का ही दूध पीना चाहिए, अतिरिक्त कोई भी दूध नहीं पीना चाहिए। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसा क्या करें कि उनको पढ़ते ही याद हो जाए, उनको 10 बार, 20 बार, 50 बार रटना नहीं पड़े। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो साल भर खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम का टाइम नजदीक आते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों को इन 3 नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई बहनों, पढ़ाई करने वाले बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो बच्चे बिस्तर में 9 या 10 बजे तक पड़े हैं वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। अच्छी तरह से सुन लीजिए, हमने बहुत सारे बच्चों को देर रात तक मोबाइल चलाते हुए देखा और सुबह देरी से उठते हुए देखा, या तो देर रात तक पढ़ते हुए देखा या सुबह देरी से उठते हुए देखा है। देर रात तक मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए और देर रात तक पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल ही नहीं पकड़ाना चाहिए। बच्चा जब तक 12वीं कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक बच्चों को मोबाइल देना, इस कलयुग में मेरे भाई बहनों, मोबाइल पकड़ाना मान ले या कोई बच्चे को आतंकवादी बनाना, दोनों ही बराबर है। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। पढ़ाई चल रही, ऑनलाइन पढ़ाई, वो
करो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के आड़ में बच्चों आप लोग अलग अलग प्रकार के गेम खेलो, अलग अलग प्रकार के साइट्स देखो, ये गलत बात है। इसलिए रात को 10 बजते ही तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को सो जाना चाहिए। जो बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं वो कभी पूरा याद नहीं रख पाते हैं। देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। मेरे भाई बहनों, रात को जैसे ही 10 बजती है, 10 बजते ही परमात्मा ने जो हमारे दिमाग में बायोलॉजिकल क्लॉक लगा रखी है, सबके दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट कर रखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घड़ी में 12 बजते और हम लोग बिना घड़ी देखे ही बता देते कि 12 बज रही है, घड़ी में 4 बज रही है और हम बिना देखे अनुमान लगा लेते कि 4 बज रही। वो अनुमान कहाँ से लगता है? वो हमारे दिमाग में जो बायोलॉजिकल क्लॉक परमात्मा ने लगा रखी ना, उससे अनुमान लगाया जाता है। तो रात को जैसे ही 10 बजती है, एक तरफ से नींद के हार्मोन्स आते हैं और एक तरफ से हम पढ़ाई के हार्मोन्स, दोनों एक दूसरे पर टकराते हैं और ऐसी परिस्थिति में बच्चे अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज भी सबसे ज्यादा देर रात तक पढ़ाई करने वाले बच्चे कोटा में रहते हैं। और आपको पता है मेरे भाई बहनों, सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्या करने वाले बच्चे भी कोटा में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले बच्चे को 10 बजे बाद कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 10 बजते ही तो सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके बच्चों 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान बुद्धि के देवता है। हनुमान जी महाराज खुद बुद्धि प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास गए थे। कहा है हनुमान चालीसा में, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, कि हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण किए। इसलिए 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ। एक मंत्र बोलना है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदो मम भास्करः, दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। फिर गोमाता जी के पास आना है, गोमाता की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है मेरे भाई बहनों। हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उसके भीतर विराजमान सारी शक्तियां हमें प्राप्त होती, दिव्य शक्तियां। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ तो पहाड़ों की, नदियों की भी परिक्रमाएं लगाई जाती है, मंदिरों की परिक्रमाएं लगाई जाती है। परिक्रमा के अलग अलग विधान है मेरे भाई बहनों। बहुत सारे लोग नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे भाई बहनों कैलाश मानसरोवर की तक परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? परिक्रमा से हमें भीतर की सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल धर्म ही नहीं, अध्यात्म नहीं, साइंस भी इस बात को मानता है। चंद्र पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते, इसलिए वो कक्षा में टिक पाते हैं। एक छोटा सा केंद्रक होता है मेरे भाई बहनों, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए वो अपने आप को परमाणु के विखंडन से बचा पाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को भी गोमाता के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। और एक मंत्र बोलना है 11 बार, गुरु गृह गय हो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गय हो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गय हो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और तीसरा छोटा सा काम जो विद्यार्थियों को करना है, श्रावण महीना छोड़ करके अन्य 11 महीने गौ माता जी का दूध पी के सोना है। श्रावण में कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, न विद्यार्थियों को न बड़े लोगों को। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जियेत क्षीरम दधि भाद्रपदे सदा, कि जो व्यक्ति श्रावण में दूध पीता है उसके बुद्धि के टिश्यूज और घुटने हमेशा हमेशा के लिए जाम हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले बच्चों को श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। जो विद्यार्थी इन 3 नियमों का पालन कर ले, और अगर वो 60 पर अटका हुआ है तो उसके 70% आएंगे, 70 पर अटका हुआ है तो 80% आएंगे। और 80 वाला बच्चा मेरे भाई बहनों लगभग बोर्ड में आकर के अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने प्रदेश का, अपने खानदान का नाम
ऊंचा करेगा। तो ये है पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी सी बात। एक बात लगे हाथ के ही, अगर आप चाहते हो मेरे भाई बहनों कि आपके बच्चों का अच्छा निर्माण हो, बच्चा अच्छी पढ़ाई कर ले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान भी तो बनना चाहिए। आज स्कूलों में बच्चों को इंजीनियर बनाने की तालीम दी जाती है, उनको डॉक्टर बनाने की तालीम दी जाती है, उनको मेरे भाई बहनों शिक्षक बनने की तालीम दी जाती है, लेकिन अच्छा इंसान बनने की तालीम कहीं भी नहीं दी जाती। स्कूलों में अकबर की बातें पढ़ाई जाती है, औरंगजेब की बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे भाई बहनों कहीं भी श्रावण और राम की बातें नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप चाहते हो मेरे भाई बहनों कि आपका बच्चा अपने माता पिता की श्रवण जैसी सेवा भी करे और प्रभु श्री राम जी की तरह अपना नाम भी ऊंचा करे, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चित्तौड़गढ़ जिले में जय गौ माता गुरुकुलम संचालित हो रहा है। वहां अगर आप आपके बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो आपका बच्चा अच्छा इंसान भी बन सकता है। अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे भाई बहनों उसको जो जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं। उसके भोजन से लेकर के आहार विहार आचरण से लेकर के सारी बातों का वहां ध्यान दिया जाएगा। कुछ बातें मैं संक्षिप्त में ही बता देती हूँ, जैसे कि सबसे पहली बात है भोजन की। बच्चों का आहार अच्छा चाहिए, इसलिए वहां पर संपूर्णतः गौ आधारित कृषि की व्यवस्था है। बच्चों को गौ माता के गोबर से निर्मित ही भोजन मतलब सब्जियां फ्रूट्स दिया जाएगा। इससे बाहर का कोई भी जहर उसके शरीर पर मतलब तन पर और मन पर असर नहीं कर पाएगा। दूसरा, बच्चों को गौ माता जी का ही दुग्ध और घृत दिया जाएगा। इससे बच्चे का शरीर पुष्ट होगा। उसके मानसिक विकास के लिए बच्चे को रोजाना बादाम, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी शंख पुष्पी जैसी जो रेयर दवाइयां है मेरे भाई बहनों प्रतिदिन विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा। और बच्चों को संस्कारित करने के लिए गौशाला भी है, गौ माता के सानिध्य में ही पढ़ाई चलती है। और मेरे भाई बहनों बच्चे को एक इंटरनेशनल लेवल पर देश को वो प्रस्तुत कर सके, इस प्रकार से वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप जिनके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, मानते नहीं है, या आप चाहते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत बन रहे लेकिन एक अच्छा इंसान तो बन जाए, तो वो लोग अपने बच्चों को चित्तौड़गढ़ जिले के गुरुकुल जो जय गौ माता गुरुकुल है वहां पर एडमिशन दिला सकते हैं। मेरे भाई बहनों पूरी विस्तृत जानकारी ये जो किताब है उसमें भी आपको